बांग्लादेश जल्द ही कंगला देश बनने वाला है। पिछले 4 महीनों में 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुके हैं क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी तबाह बर्बाद हो चुकी है। मंडियां सारी वीरान पड़ी है। इंडिया ने ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अब खबर निकलकर सामने आई है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर 6 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं और अभी डॉक्टर जयशंकर यूएसए पहुंचे नहीं कि ट्रंप की मोहम्मद यूनुस को कॉल आ गई है। इसी सारे मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ महर तनवीर मौजूद है जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक महर भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि महर तनवीर रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महर सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। वेलकम वेलकम मैम। आपको पता होगा कि हमारी ऑडियंस जो है वो आपको बड़ा पसंद करती है और आपकी राय को खासकर बहुत पसंद करती है और कमेंट सेक्शन में आके में बार बार ये बात की जाती है कि महर भाई को लेकर आए, उनकी राय जो है वो हम तक पहुँचाएं। देखिए मेरा एक सिंपल सा मुद्दा है, हक और सच पे बात करो, आगे ऑडियंस पे छोड़ दो। सही। महर सर आपको पता होगा इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो भी सारे मामला चल रहे हैं, आपको एक खबर पता होगी डेफिनेटली कि पिछले 4 महीनों में बांग्लादेश के अंदर जो हालात हुए हैं उसकी वजह से 10 लाख बांग्लादेशी बेरोज़गार हो चुके हैं क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी तबाह बर्बाद होकर रह गई है। फिर आप ये देखें कि वहाँ पर जितने भी इनकी मंडियाँ थी वो वीरान हो गई क्योंकि इंडिया ने एक्सपोर्ट भेजना बंद कर दिया। ऑटो पार्ट्स इंडिया ने पहले ही भेजना बंद कर दिए थे। क्या कहना चाहेंगे, 4 महीनों के अंदर अंदर 10 लाख बांग्लादेशी बेरोज़गार हो गए हैं? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि 10 लाख बांग्लादेशी बेरोज़गार हुए हैं, मेरा ख्याल है पूरा बांग्लादेशी बेरोज़गार हो चुका है इस वक्त, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल बंद हुई है तो 10 लाख नहीं, मे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं। बेरोज़गारी की हद ये देखें कि अब पैसों की बजाय बांग्लादेशी अवाम अपने घर में जो जिसको हम सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं, वो स्मगल करना शुरू उन्होंने कर दिया इंडियन बॉर्डर के ऊपर। यानी कि चंद चावलों की खातिर, चंद सब्जियों की खातिर, चंद एक चीज़ों की खातिर आप अपने घर में जो सोना बचा के माओ बहनों के गले में होता है उसको निकाल के आप दे रहे हैं। आया कि बांग्लादेशी अवाम अभी भी नहीं जागेगी? अभी भी नहीं आप जागोगे? कब जागोगे? जब अपने आप को बेचना शुरू कर दोगे। आप उन हालातों में चले जाओ जब गुलाम बना करते थे, आप तब बाज आएंगे। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं बांग्लादेश के साथ, मेरा कोई नुकसान नहीं बंगालियों ने किया, लेकिन बंगालियों को मैं ये एज ए अपने एक ब्रदर होने के नाते, एक भाई होने के नाते, हमारे मुल्क किससे गए यार, खुदा का खौफ खाओ। किस जाहिलियत की हद तक आप जा रहे हो, उस हद में आप जा रहे हो जहाँ से अपने वापस नहीं मुड़ना। ये अब आप भूल जाइए कि आपने एक दफ़ा पाकिस्तान से ताल्लुक़ ख़राब किया तो आपको इंडिया ने सपोर्ट किया, अब इंडिया से ताल्लुकात ख़राब कर रहे हो तो पूरी भाई दुनिया छोड़ने वाली है आपको, क्योंकि एतमाद एक दफ़ा अगर कोई तोड़े दूसरी दफ़ा बिलीव कर लो, दूसरी दफ़ा अगर भी वो तोड़े तो तीसरी बार भाई कोई भी नहीं बिलीव करता आपसे। और डॉक्टर यूनुस जो बैठा है, तो मैंने अपने शो में भी कहा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस मैन कहे, यानी कि आपको कोई वजीर खारजा या कोई मुल्क का नुमाइंदा आपसे बात करता है, आप इस तरह जाहिलाना तरीके से आप उठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। ये किस तरह के दिमाग है? इसको लाने वाले भी पछता रहे होंगे यार हमने किस शख्स को बिठा दिया, और ये कठपुतली के तौर पे है, यानी कि इसका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है सियासत में, कोई इसकी सोच नहीं है, यानी कि मुल्क को लीड कैसे करेगा। देखिए इनकलाब आया, मुल्क का बेड़ा गर्क आपने कर लिया, म्यांमार जैसे मुल्क आपके एक उन्होंने रखाइन डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया। जब हम बात करते हैं तो आप गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं। यार आपने सबसे जो बड़ा मुझे आज दुख हुआ ना सना मैम, यकीन करें मेरी इतनी दिल आज़ारी हुई कि मैंने अपने प्रोग्राम में बात की और उसमें ऑडियंस ने भी हिसाब लगा लिया कि मैं रंजीदा था और मैं शर्मिंदा था इस बात पे कि इस्लाम का जिस तरीके से इन्होंने मजाक बना दिया ना, इस्लाम का जो चेहरा दिखाया, यकीन करें कि मेरा जो दिल है वो आज पूरा दिन इस तरह दुखा है ना कि यार आप एक पंडित को बच्चे के सामने, मतलब बाप के सामने आप बच्चे को बांध कर उसको आप कत्ल कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ खाए यार, हमारा इस्लाम तो ये बताता है कि आपने जिस जानवर को ज़िबा करना है उसके सामने आप छुरी को भी ना रगड़े यार, आप उस छुरी से भी दूर। आप इतने जालिम हो गए यार, इंसानियत नाम की चीज़ आप में ख़त्म हो गई है, आप जाहिल बन गए, आप फिरौनियत में आ गए यार। आपको ज़रा अकल नहीं बांग्लादेश वालों, आपको आ रही कि यार आप कर क्या रहे, आप किस लोगों के इशारे पे चल रहे हैं, कौन सा दीन है यार। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी दीन का पता है, मुझे वो कमेंट सेक्शन के अंदर वो लेक्चर दे दें, वो किताब भेज दें पाकिस्तान के अंदर जिस दीन को मैं पढ़ सकूं, कि जिसके अंदर औरतों का रेप करना जायज़ है, जिसके अंदर बच्चों को मारना जायज़ है,
जिसके अंदर आप इबादत गाहों को जलाना जायज़ है, जिसके अंदर आप किसी भी देखिए, जैसे हमारा इमाम मस्जिद है, हमारी हमारी इज्जत है, हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हम उसके पीछे अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह पंडित के पीछे खड़े होते हैं उनके हिंदू कम्युनिटी के लोग। यानी कि आपने उस पंडित को नहीं मारा, उसको शहीद नहीं किया, उसके बच्चे को यार 10 साल के बच्चे को सना मैम बांध कर उसको बाप के सामने आप उसको मार रहे हो बच्चे को। वो बाप तो वैसे ही मर गया, उसको फिर मारने का क्या तुक बनता था, वो तो मर गया। में तो हमें जंग में भी बच्चों और औरतों और बुजुर्गों को कुछ कहने का हक ही नहीं दिया गया। कहा गया कि अगर जंग भी है तब भी औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को आप कुछ नहीं कह सकते। देखिए वो जंग का नाम ही नहीं है, वो तो एहतजाज की आड़ में अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अफगानिस्तान से देखें, आप सीख लें, आप रोहिंग्या मुसलमानों से सीख लें, और खुदा का खौफ खाओ यार, इस्लाम का चेहरा बिगाड़ रहे हो। और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं दिली तौर पर मैंने आज तक कभी ये काम नहीं किया जो अब मैं करने लगा। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी हिंदुस्तान से मांगना चाहता हूँ यार, हमारी मुसलमान कम्युनिटी ने आपसे जुल्म किया। अगर अब हिंदू रिएक्ट करते तो मैं किस मुंह से हिंदुस्तान पे ऊपर तनकीद करूंगा, मैं किस मुंह से मैं हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करूंगा, मैं किस मुंह से मैं सनातन धर्म को ये कहूंगा कि यार आप ज्यादती करें। मैं मुस्लिम होने के नाते किस मुंह से मैं, जब उनके पंडित इश्तियाल दिलवाएंगे अपनी कौम को, तो मैं किस मुंह से उनको रोकूंगा। और सर, हम तो सब्र और तहम्मुल देख रहे हैं इंडियंस का, हिंदू कम्युनिटीज का, जो बांग्लादेश में इतना कुछ देखने के बावजूद भी सब्र के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान और बंगाली जो है, बांग्लादेशी जो है, वो इंडिया के अंदर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से उन बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की गई जो गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर रह रहे थे। देखें, जब तक इंडिया के बांग्लादेश के मामला दुरुस्त थे ना, तो गैर कानूनी तौर कानूनी तौर इतना मैटर ही नहीं करता था। क्योंकि जब आपके पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर है ना, तो एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, आप ना दरवाजा नॉक करके उनके घर में जाएं, या बगैर नॉक करे चले जाएं, कोई इशू नहीं पड़ता अगर आपके पड़ोसियों से ताल्लुक है। जब आप पड़ोसियों से बिगाड़ेंगे तो भाई आप नॉक करके क्या, आप दरवाजा वो खटखटाते भी रहेंगे, वो नहीं खोलेंगे, और अगर आप अंदर चले जाते उठा के बाहर फेंक देंगे। तो सिंपल सा इंडियंस यही कर रहे हैं। देखिए, आप और मैं और काफ़ी यूट्यूबर जब ये प्रोग्राम करते हैं तो हमें क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप प्रो इंडिया करें। भाई कोई हमें क्या जरूरत है प्रो इंडिया करने की, हम हक सच पे भी ना बात करें आप अगर मैंने ये कहा, अगर हिंदू कम्युनिटी मुसलमानों पे जुल्म करेगी तो सबसे पहले मैं आके हिंदू कम्युनिटी को कहूंगा कि यार आप हमारे मुसलमानों पे क्यों जुल्म कर रहे हो। लेकिन अभी हम शर्मसार है, अभी हमारी कम्युनिटी जुल्म कर रही है, बांग्लादेश वाले मुस्लिम, मैं कम्युनिटी से कह रहा हूँ कि मुसलमान कम्युनिटी, वो बांग्लादेश है, पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है उसका, भाई अलग मुल्क है एक। लेकिन बांग्लादेश वाले जिस हद से गुजर चुके हैं, बरतानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, आप रूस के साथ छेड़खानी करने जा रहे हैं, आप म्यांमार से अब आप लितर खाएंगे, जो सीधी अल्फाज अब जिस जुबान में आप समझते वो बता देता हूँ, आप उनसे अब लितर खाएंगे। आरकान 5 से 10 हज़ार फौजी आपके रखाइन पर कब्जा कर लेते, आपसे उसे कुछ होता नहीं है, और आप ग्रेटर बांग्लादेश का वो एक नारा नक्शा जारी करके और नारा लगाते हैं कि आप उड़ीसा, बंगाल, बिहार को दिखा रहे हो। कोई शर्म करो, कोई हया करो यार, किस तरफ अपने मुल्क को लेके जा रहे हो। आपने दुनिया से ताल्लुक नहीं रखना आपके पास। जयशंकर, अब आप देखें ना कि डॉक्टर जयशंकर 6 रोजा दौरे पर यूएस से पहुंच चुके हैं, और डेफिनेटली भी वो वहां पे पहुंचे भी नहीं है। और आप देखें मोहम्मद यूनुस को कॉल आ गई है यूएसए की जानिब से। देखिए, जो अब दुनिया है ना, अगर आपके ख्याल में इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का उनका काम है, पूरा बांग्लादेश को वो सफाया कर देंगे। अगर ज़मीनी कार्रवाई भी करें तो 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो पूरी ज़मीनी कार्रवाई भी कर लेंगे। लेकिन वो चाह रहा है कि यार जो अमेरिका है, रूस है, चाइना है, वो हमें एक इकॉनमी के तौर पर पावर में समझ रहा है। हम अगर जंग में चले जाएंगे, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो अगर अपनी किसी कमजोरियों की वजह से इंडिया ये सोच रहा है कि मेरी इकॉनमी बेहतर हो, तो बांग्लादेश वालों को ये अक्ल आ जानी चाहिए कि भाई वो आपको अगर 50 सालों से पार रहा था, अगर आपकी बिजली, अभी मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को यहाँ पर मेंशन करूंगा ना यार, अडानी को सलाम है। अभी तक वो बिजली चलाए रखा है। $854 बिलियन आज से कुछ 1.5 माह पहले थे, अभी की पता नहीं क्या उनके कितने पैसे बन चुके हैं, वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट देखें तो बढ़ता जाएगा। तो यार एक बांग्लादेश उनकी बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से चावल भी मांग रहा है, और इंडिया को आंखें भी दिखा रहा है। देखिए, आप देखिए, अगर पूरे बांग्लादेश का अगर आप नक्शा देखें ना, तो जस्ट थोड़ा सा एरिया है जो म्यांमार के बॉर्डर को लगता है। यानी कि आप ये चेक कर लें, इनकी जहालत ये है कि आप छोटे से एक बॉर्डर को आप सेफ नहीं कर पाए। इंडिया तो कह ही नहीं रहा ना कुछ, इंडिया ने तो ब्लॉक कर दिया ना आपको,
बॉयकॉट कर दिया आपका, वो तो खामोश बैठ गया, वो तो आपकी तरफ फौजी भी नहीं भेज रहा। अगर कोई भेज रहा है तो बताएं, हम इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, वो तो भाई आपका तमाशा देख रहा है और उसका काम भी यही है, हक बनता है उसका तमाशा देखना आपका। जब आप डॉक्टर जयशंकर की आप पेशकश को कमजोरी समझेंगे, जब उनके भाईचारे के पैगाम को आप ये समझेंगे कि यार पता नहीं हमसे डर रहे हैं, वो भाई आपसे डरते वरते नहीं है, वो आपका रगड़ा लगाना चाहे वो 10-15 मिनट में लगा दे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो मैं देखिए मेरी एक आदत है, मैं सच बोलता हूँ, इंडिया की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, वो ये चाह रहे हैं कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट ना डूबे। अगर उनकी इन्वेस्टमेंट वहां पर रही तो ये जो आप 10 लाख का फिगर दे रही हैं दोबारा से रोजगार में आ जाएंगे, हाँ जी, वरना ये इससे भी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी तो घर के सोना बेच रहे, सोना बिक गया, क्या बेचेंगे? अपने गुर्दे निकाल के बेचेंगे, क्या करेंगे? बच्चों को बेचना शुरू कर देंगे, औरतों को बेचना शुरू कर देंगे। फिर जब इन्हें सब पता है तो ये फिर इंडिया को आंखें क्यों दिखा रहे हैं? कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। अब जाहिर है इंडिया ने भी तो है चूड़ियां पहन के नहीं रखी हुई, वो भी इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। आपका सवाल देखिए, इतनी सीनियर आप हैं, आपका सवाल में मुझे मजाक एक लगा कि यार जिनसे अपना एक रखाइन नहीं बचाया जा रहा उन पे हमने बात करने ही मतलब फजूल है, वो कहाँ कब्जा कर लेंगे? यानी कि या तो अपना आपके बॉर्डर सेफ हो, आपके अंदर जो अब देखें, अब सबसे बड़ी जो डॉक्टर यूनुस यहाँ पर गलती करने जा रहा है, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाएंगे। ये आपस में धंधे फसाद शुरू हो चुके हैं, दो जमातें आमने सामने आ चुकी हैं। देखिए इनकलाब आया, नौजवान इनकलाब लेके आए और बदतमीज किस्म के नौजवान इनकलाब लेके आए, जो देखें डॉक्टर शेख हसीना वाजिद के साथ इन्होंने शेख हसीना वाजिद के साथ क्या कुछ नहीं इन्होंने किया, मतलब मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते, वो कैसे उनके कपड़ों के साथ उन्होंने किया। फिर आप जब पार्लियामेंट में गए तो टांगों के ऊपर टांगे ये जाहिल इंसान रख के बैठे हुए, मैं तो इनको जाहिल कहने में मजबूर हूँ, हालांकि मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अब मजबूरी बन गई, इनको जाहिलों को जाहिल ही बोला जाए तो बेहतर है। यानी कि अक्ल देखिए, गलती होती है एक दफ़ा, इंसानों से गलती होती है, मुझसे भी हुई है हज़ारों, गलती हो जाती है, ठीक है, एक मुद्दे पे एक दफ़ा गलती, 2 दफ़ा, अगर तीसरी दफ़ा करते हैं वो गलती नहीं, वो गलतान होता है, वो जाहिलियत होती है। यानी कि आप गलती से बड़ी गलती करते जाएंगे तो इंडिया जैसे मुल्क का रिएक्शन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो रिएक्ट करेंगे, अपने पब्लिक के प्रेशर में आके वो करेंगे। अभी कुछ नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अभी इंडिया ने रिएक्ट करना नहीं शुरू किया, अभी तो इंडिया जस्ट बॉयकॉट करने जा रहा है ना। बॉयकॉट से बढ़कर डिप्लोमेटिकली इस सारे मामलात को लेकर चल रहा है। आप देखें कि इंडियन आर्मी ने इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इंडिया ने सिर्फ इनके खाने पीने के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है, ऑटो पार्ट्स पर पाबंदी लगाई, इसके अलावा इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। अभी तो सिर्फ जो है इंडिया देख रहा है कि बांग्लादेश कर क्या रहा है। देखिए हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है, तो वो कौन सा, अगर मतलब बांग्लादेश वाले चीज़ें लेना चाहते हैं, इंडिया नहीं देना चाह रहा तो नहीं देगा इंडिया। इंडिया क्यों दे उनको चीज़ें? जब आप उनके परचम को जलाएंगे, जब आप उनके खिलाफ अपने मुल्क में नारे लगाएंगे, अपनी कम्युनिटी को वहाँ पर, उनकी हिंदू कम्युनिटी को जलील और रुस्वा करेंगे, कत्ल व गारत करेंगे आप, तो ये उनका हक बनता है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो मैं दाद देना चाहता हूँ, जो इंडियन कम्युनिटी के बिजनेसमैन है, कितना बड़ा दिल किया है। डेली 1000 करोड़ की चीजें वो बांग्लादेश को देते थे और पैसे भी नहीं पूछते थे। अब आप ये सवाल करेंगे पैसे क्यों नहीं पूछते, चीजें फ्री में तो नहीं देते? नरेंद्र मोदी ने ये उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ था कि आप चीजें दें बांग्लादेश को, पैसा जाने मैं जानू, पैसा दे दूंगा आपको। यानी कि उनके अपने सिफारती मामलात इस तरह से तय हुए पड़े, वो पैसा दे रहे। यानी कि 1000 करोड़ जब इंडियंस बिजनेसमैन अपना नुकसान कर रहे हैं, तो सोचे अपने मुल्क के साथ कितने वो लॉयल हैं, अपने मुल्क के साथ कितना वो स्टैंड करें। यहाँ पर हमारा बिजनेसमैन तो भाई 1 लाख रुपए का नुकसान नहीं बर्दाश्त करेगा, तो 1000 करोड़ का कैसे नुकसान बर्दाश्त करें इंडियन बिजनेसमैन। फिर ये तो एक ऑटो इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप आए फूड की तरफ आए, आप मजीद और भी काफ़ी ज़्यादा, हाँ जो सेहत का निज़ाम है उनका वो भी डेड है। अब अदलियात जारी है, अभी भी मैं दाद देता हूँ कि अदलियात यार उन्होंने जारी रखी है, कि अभी भी वो सोच रहे हैं इंडियंस कि यार अदलियात जानी चाहिए, मासूम बच्चों की जाने नहीं जानी चाहिए। प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, गायनी के मामलात होते हैं, कैंसर के मामलात हैं, थैलेसीमिया के मामलात हैं। यानी कि अभी भी बड़ापन इंडिया अभी भी दिखा रहा है कि यार बच्चों का क्या कसूर है इसमें, औरतों का क्या कसूर है। लेकिन बांग्लादेश वालों को सोचना चाहिए आखिर कब तक सब्र करेंगे वो भाई, आखिर उनकी भी तो एक सब्र की एक लिमिट है, एक सब्र का उनका एक पैमाना है, वो तो कभी ना कभी लिमिट को क्रॉस और पैमाने को लबरेज होगा ही होगा। वो आज ना हो, थोड़े दिनों बाद हो जाएगा। अभी अमेरिका जो डॉक्टर जयशंकर गए हैं, ये आपको वो 6 दिन के दौरे पे गए, आने वाले जो 6 दिन है वो बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। उसमें 2-3 चीज़ें तो बड़ी मेजर डेवलपमेंट होने वाली है। एक तो ये डेवलपमेंट होगी कि अब अगर बांग्लादेशियों ने हिंदुओं पर जुल्म किया,
तो बहुत बड़ी पनिशमेंट इनके लिए आने वाली है। सबसे बड़ा तो ये। दूसरी बात ये कि ये अब भूल जाएं कि इनके साथ रूस, अमेरिका, चाइना स्टैंड करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अजीत डोभाल वन मैन आर्मी, मैं उसको कहता हूँ भाई मास्टर माइंड है, बहुत तगड़ा उस बंदे का दिमाग है, सलूट उसको देता हूँ यार, अपने मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हो आप, जो कर रहे हो। अगर मैं इंडिया में किसी बंदे का फैन हूँ ना, तीन, देखिए वो तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वो तो उसका लेवल ही अलग है, उसकी हम बात ही नहीं करते। डॉक्टर जयशंकर, अजीत डोभाल, यार कमाल के दोनों पर्सन है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं और पता है अपने मुल्क की जो पॉलिसी है उसको हमने कैसे लीड करना है। वो चाहे आप चाइना के साथ देख लें, डॉक्टर जयशंकर के आप कमाल ये चेक करें कि चाइना के साथ जंग लद्दाख के ऊपर चल रही है उनके, लेकिन उन्होंने ट्रेड बंद नहीं की। अजीत डोभाल का ये कमाल आप देख लें कि वो गए चाइना किसी और काम से थे, करके वो कोई और काम आ गए, यानी कि चाइना वाले सोच रहे होंगे। आज मुझे एक बंदे ने कहा कि यार इंडिया से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना चाइना की है। तो मैं उस वक्त होस्ट कर रहा था, तो मैं इतनी ज़्यादा उसके साथ नोक झोंक नहीं मैंने की, मतलब मैंने उसका सर पकड़ा, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, चाइना की कैसे इन्वेस्टमेंट इंडिया से ज़्यादा है? कहता यार वहाँ पर 232 ट्रिलियन डॉलर की इस तरह उनकी ट्रेड है, तो इंडिया से बड़ी। मैंने कहा यार आपने गूगल किया हुआ है, मैं गूगल की बातों पे नहीं जाता। हाँ, मैं अगर आपके पास कोई है जेन्युइनली कोई मसला है लेके आए मेरे सामने, मैं उसको देखता हूँ क्या है। मतलब अवाम के जहनों के अंदर इस तरह की चीज़ें आ गई थी कि चाइना शायद स्टैंड कर जाए बांग्लादेश के साथ, क्योंकि आपको पता है चाइना वो मुल्क है, जब इंडिया के एक वजीर आजम ने ये पैगाम दिया था कि भाई हम आपके खिलाफ करना चाहते हैं, हम चाइनीज़ चीज़ों का बॉयकॉट करना चाहते हैं, हमें शर्टें दी जाए, तो वो चाइना ने वो भी उन पे ऊपर मार करके उनको छाप कर दे दिया था। यानी कि आप मेरे कहने का ये मतलब है किस हद तक वो उनकी जहन बिजनेस का है। तो वो मुझे लगता था और मैं भी कि वो हेल्प करेंगे, लेकिन जैसे अजीत डोभाल गए ना, मैंने कहा ये अब कोई नहीं हेल्प आने वाली। जो मेरे ज़हन के मुताबिक था, मेरे ज़हन में ये था कि चाइना हेल्प आउट करेगा, लेकिन चाइना आपको पता है जिस मुल्क की उसने हेल्प की है ना, उस मुल्क का उसने बेड़ा गर्क किया है। श्रीलंका का देख लें, दिवालिया कर दिया, आपदा ही देख लेने ऐसी। हमारे मुल्क के ही हालात देख लें, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, बेड़ा करके हमारे मुल्क का कर दिया उन्होंने। अभी तो आपको पता है कि बांग्लादेश ने इंडिया से शेख हसीना वाजिद की डिमांड भी कर ली है कि भाई हमें शेख हसीना वाजिद जो है वो वापस भिजवाई जाए। क्या मैं इनको कहूँ कि शेख हसीना वाजिद क्या इंडिया में? सबसे पहले इन जाहिलों के बच्चों से ये पूछो, जाहिलों से, कि शेख हसीना वाजिद क्या इंडिया के पास है? और जाहिल के बच्चों, जब आपको पता ही नहीं है किधर शेख हसीना वाजिद अमेरिका में बैठी हुई है, अच्छा, वो कहाँ इंडिया के पास है? मुझे बता दे। मतलब इंडिया के पास, देखिए शेख हसीना वाजिद क्यों चुपती है इनको इंडिया की तरफ से? भाई वहां पर पली बड़ी, वहां पर उन्होंने पढ़ाई की और इन एहसान फरामोशों के मुल्क में काम करने चली गई, और इंडियन और नरेंद्र मोदी का बड़ा दिल कि यार आए बंगालियों की मदद करें। देखिए हर बंदा यही कमेंट करता है कि यार बिजनेस किया। ओ भाई बिजनेसमैन कौन है दुनिया के अंदर जो पैसा लगा के पैसा नहीं कमाना चाहेगा? पैसा लगाया उन्होंने, पैसा लगाया किधर है? बात ये सबसे बड़ी है। पैसा लगे की बात नहीं, लगा किधर है, ये बात बड़ी है। और लगा भाई बांग्लादेश के अंदर पैसा है, बांग्लादेश में पैसा लगाया कि अडानी के अपने बंदे आए वहाँ काम करने, या नरेंद्र मोदी ने कोई अपने वोटर भेजे वहाँ पर, या वहाँ पर कोई आरएसएस वाले आए, वहाँ पर कोई हिंदू कम्युनिटी आई है जो उन पे होल्ड कर। तो यार आप लोगों के लोग हैं, आपकी खवातीन वहाँ पर काम की है, आपके बच्चों ने वहाँ पर काम किया है, आपके बड़ों ने वहाँ पर काम किया है, और पैसा किधर आया? आपके भाई पेटों के अंदर वो पैसा गया है, आपने खाया पैसा। सिंपल सी बात है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने कमाना नहीं था। आप क्या उनके साले लगते हैं? फिर यही अल्फाज ये सुनेंगे ना। मतलब आप क्या लगते हैं उनके? आप भाई क्या लगते हैं उनके? भाई उन्होंने इन्वेस्टमेंट किस वजह से की थी? क्या लेना था आपसे? कोई मच्छी तो चावल उन्होंने खाने नहीं थे आपसे। पैसा लगा के पैसा कमाता है। सिंपल बिजनेसमैन का काम क्या है? इन्वेस्टमेंट और बचत, ये काम है बिजनेसमैन का। अडानी ने किया और हजारों बंदों ने किया, बांग्लादेश में किया। रीजन यहाँ पर यह आया था, वो पाकिस्तान से इंडस्ट्री उठ के गई थी। जब आसिफ अली जरदारी, वो एक जरदारी सब पे भारी, वो सब पे नहीं पूरे मुल्क पे भारी था भाई। वो बेड़ा गर्क मुल्क पे कर दिया। वाकई वो भारी, मैं मानता हूँ वो वाकई भारी है। सारी इंडस्ट्री उठा के बांग्लादेश में लगी और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बांग्लादेश के अंदर, जिसकी वजह से बांग्लादेश स्टैंड कर गया। सिंपल सी बात है। अगर उनके बिजनेसमैन ने लगाया तो भाई आप ना लगाते। आप कहते भाई हमने क्यों अडानी से ले, हम क्यों अंबानी से ले, हम क्यों टाटा का रखें, हम क्यों पारसी का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगाए? आप कहते नहीं भाई हमारे मुल्क के पास। ओए आप भिखारी हो, था कुछ नहीं, हमारी तरह हमसे भी ज़्यादा भिखारी हो। हम तो फिर अपने मुल्क को लेके चले। हमारे वजीर आजम का तो हमें पता है ना, हमें अपने ये तो पता है हमारे फैसले हो रहे हैं, हमारे वजीर आजम बैठा हुआ है। और आपको भूख मरे हो, पता ही नहीं है कि हमारे फैसले किसने करने हैं, क्या नहीं करना। आए रोज़ पंगा डाल रहे हो। और मैं कहता हूँ, वार्निंग देता हूँ,
बांग्लादेश वालों को, इस्लाम को इस्तेमाल करना बंद कर दें, वरना इस तरह की एक तहरीक चलेगी कि आपके बांग्लादेश को तो ले डूबेगी, साथ और भी बहुत कुछ ले डूबेगी।